Good morning class. Welcome to another class of Super 100 program. तो हमने प्रीवियस क्लासेस में कंसंट्रेशन टर्म के बारे में पढ़ लिया है और हमने ये भी पढ़ा था कि विलेयता के आधार पर हम सॉल्यूशन को कई तरीके से डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें सॉलिड इन लिक्विड हो सकता है, लिक्विड इन लिक्विड हो सकता है या फिर गैस इन लिक्विड हो सकता है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे वाष्प दाब के बारे में, यानी वेपर प्रेशर के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, वेपर प्रेशर। अगर हम वेपर प्रेशर या वाष्प दाब की बात करें तो हमारे पास एक विलयन है और इस विलयन में हमारे पास विलायक, जो क्रॉस वाले विलायक है, और विलय दोनों के अवयव कण उपस्थित हैं। तो ये विलायक है और ये वाला। अब अगर हम इस विलयन को गर्म करें तो विलयन को गर्म करने पर ये जो विलायक या विलय है, ये अपनी अवस्था के अनुसार कि ये द्रव्य अवस्था में है या ठोस अवस्था में है, तो उसकी वजह से ये वाष्पीकृत हो सकते हैं। तो यहां पर हो जाएगा वाष्पीकरण। जब ये अवयव कण वाष्पीकृत होंगे तो यह एक प्रेशर, एक दाब आएंगे और उस दाब को हम कहेंगे उसका वाष्प दाब या वेपर प्रेशर। बट ध्यान रखिएगा, कभी भी अगर हम वाष्प दाब की बात करते हैं तो हम एक निश्चित ताप पर वाष्प दाब की बात करेंगे, जहां पर लिक्विड और गैसियस फेज के बीच में एक इक्विलिब्रियम यानी एक साम्य स्थापित होता है। अगर हम यहाँ पर वाष्पीकरण की बात कर रहे हैं तो पहले एक चीज समझ लेते हैं, दैट इज कॉल्ड इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण, और दूसरा है हमारे पास में बॉइलिंग। बॉइलिंग या क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट की हम बात कर सकते हैं। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? देखिए, इवेपोरेशन हुआ जब कोई लिक्विड का कण वेपर में परिवर्तित होगा तो उसे इवेपोरेशन कहा जाएगा। जबकि किसी विलयन का बॉइलिंग मतलब उबलना। देखिए, बॉइलिंग में भी जो लिक्विड है ये वेपर में ही कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन इवेपोरेशन किसी भी ताप पर हो सकता है, किसी भी ताप पर या एट एनी टेम्परेचर इवेपोरेशन इज पॉसिबल। लेकिन अगर हम बॉइलिंग की बात करें तो बॉइलिंग एक हाई टेम्परेचर और एक डेफिनेट टेम्परेचर पे ही होती है। जैसे वाटर की अगर हम बॉइलिंग की बात कर रहे हैं तो वाटर 100 डिग्री सेल्सियस पे जाके बॉइल होगा, लेकिन अगर हम उसके वाष्पीकरण की बात करें तो वह रूम टेम्परेचर पर भी वाष्पीकृत हो सकता है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो डिफरेंस है इवेपोरेशन और बॉइलिंग में, वो है कि इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमिनन है या आप कहें एक सतही प्रोसेस होता है, जबकि अगर हम बॉइलिंग की बात करें तो बॉइलिंग एक बल्क फिनोमिनन है। ऐसा नहीं होगा कि जब हम पानी को बॉईल करेंगे तो सिर्फ ऊपर वाली जो लेयर है वही गर्म होगी, नीचे वाली लेयर बॉईल नहीं होगी। तो बॉइलिंग एक बल्क फिनोमिनन है और इवेपोरेशन यानी वाष्पीकरण एक सरफेस फिनोमिनन होता है। तो अगर हम यहां पर अब वाष्प दाब को परिभाषित करें तो वाष्प दाब को हम लिख सकते हैं किसी ताप पर द्रव तथा उसकी वाष्प के मध्य साम्य की अवस्था में वाष्प का दाब उस द्रव्य का
वाष्प दाब कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, हम यहाँ पर एक कांस्टेंट टेम्परेचर की बात करेंगे और कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही हम यहाँ पर वेपर प्रेशर की बात करते हैं, क्योंकि अगर मैं टेम्परेचर चेंज कर दूंगा तो वहां पर हमारे पास में वेपर प्रेशर भी चेंज हो सकता है। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर the pressure exerted by the vapors of liquid on its surface when liquid and vapor are in equilibrium is known as vapor pressure. Is known as vapor pressure. ठीक है, तो हम दोनों तरीके से समझ सकते हैं, बट ध्यान रखिएगा जब भी वाष्प दाब की बात की जाएगी तो एक कांस्टेंट टेम्परेचर या किसी एक नियत ताप पर ही हम बात करेंगे। विलायक और विलय, इनकी जो प्रकृति है वह वाष्प दाब को कम या ज्यादा कर सकती है। वह किस प्रकार से करती है, आइए उसको समझते हैं। तो अब है हमारे पास में यहां पर फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर। फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर को मैं वीपी लिख रहा हूं, वेपर प्रेशर वीपी। वाष्प दाब को प्रभावित करने वाले कारक, प्रभावित करने वाले कारक। तो सबसे पहला है इसमें जो वो है नेचर ऑफ सॉल्यूट या नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तो हम बोल सकते हैं किसी भी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब उसके विलयन से अधिक होता है। यानी अगर हमारे पास कोई एक यहां पर प्योर सब्सटेंस है, तो जो प्योर सब्सटेंस है उसका अगर हम वाष्प दाब निकालेंगे उसके सॉल्यूशन के कंपैरिजन में, तो वो यहां पर ज्यादा वैल्यू हमें प्रोवाइड करेगा। तो यहां पर जो द्रव्य की शुद्धता है वह वाष्प दाब को प्रभावित करती है। दूसरा है हमारे पास में किसी द्रव्य की प्रकृति, यानी नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड तो ध्यान रखिएगा, अगर कहीं पर किसी लिक्विड में जो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन है यानी अंतरा आणविक आकर्षण बल अगर कम होंगे तो उस केस में वाष्प दाब अधिक होगा, और अगर वो अंतरा आणविक आकर्षण अधिक होंगे तो उस केस में जो वाष्प दाब है उसका मान कम हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं वे द्रव्य या इसको सिंपली मैं ऐसे लिख सकता हूं, लेस इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन
more vapor pressure। ठीक है, यहां हम लिख सकते हैं कम अंतरा आणविक आकर्षण बल अधिक वाष्प दाब। तो अगर हम यहां पर बात करें डाइमिथाइल ईथर की, जो है CH3O CH3, और एक हमारे पास है इथेनॉल, जिसको हम इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, जो है C2H5OH। तो अगर हम यहां पर डाइमिथाइल ईथर और इथाइल अल्कोहल की बात करेंगे तो यहां पर डाइमिथाइल ईथर का जो वाष्प दाब है वो अधिक होगा एज कंपेयर टू C2H5OH के। ऐसा क्यों? क्योंकि इथेनॉल में यहां पर क्या हो सकती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है, हाइड्रोजन आबंध बन सकते हैं, जिसकी वजह से जो ये लिक्विड होगा उसके बीच में आकर्षण बल अधिक होगा। क्योंकि आकर्षण बल अधिक हुआ इसलिए अवयव कण एस्केप नहीं करेंगे, यानी वाष्पीकृत कम होंगे, इसलिए यहां पर वाष्प दाब भी कम होगा। इसी प्रकार से अगर हम यहां पर बात करें डीजल और पेट्रोल की, तो पेट्रोल का जो वाष्प दाब है वह डीजल से अधिक होता है। तो हम कह सकते हैं कि पेट्रोल अधिक वाष्पशील है, यानी ज्यादा वोलेटाइल होता है। सो जो भी लिक्विड ज्यादा वोलेटाइल है यानी अधिक वाष्पशील होगा, उसका वेपर प्रेशर भी उतना अधिक होता है। तो हम यहां से वाष्प दाब के आधार पर किसी भी द्रव को वाष्पशील या अवाष्पशील या कम वाष्पशील निर्धारित कर सकते हैं। तो यहां पर दो पैरामीटर हमने समझे, एक हुआ प्यूरिटी ऑफ लिक्विड, जितना ज्यादा लिक्विड प्योर होगा उसका वाष्प दाब उतना अधिक होगा, और दूसरा हमने समझा नेचर ऑफ लिक्विड, जितना कम अंतर आणविक आकर्षण होगा उसका वाष्प दाब उतना अधिक होता है। यहां पर जो तीसरा पैरामीटर है जो वाष्प दाब को प्रभावित करता है वो है टेम्परेचर या ताप। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर बढ़ाने से द्रव्य के जो कण हैं उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी, यानी उनका वाष्पीकरण उतना अधिक होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से वाष्पीकरण बढ़ा, और क्योंकि वाष्पीकरण बढ़ा इसलिए यहां पर वाष्प दाब भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। So with increase in temperature, the vapor pressure increases। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर हम किसी स्थिर ताप पर बात करें तो स्थिर ताप पर वाष्प दाब हमेशा समान होता है। ठीक है, तो इसमें हम एक पॉइंट ऐड कर सकते हैं, स्थिर ताप पर यानी एट कांस्टेंट टेम्परेचर द्रव्य का वाष्प दाब स्थिर होता है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज ऑल्सो कांस्टेंट। बट अगर हम इसमें कोई चेंज करेंगे, अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा तो टेम्परेचर बढ़ाने से इवापोरेशन बढ़ेगा यानी वाष्पीकरण बढ़ेगा, इसलिए वेपर प्रेशर भी बढ़ जाता है, इवापोरेशन बढ़ जाता है। अब अगर हम यहां पर इसको बात करें, एक फॉर्मूले से हम इसको समझ सकते हैं, लॉग
P2 अपॉन P1 इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो यहां पर अगर हम P1 की बात करें तो P1 वेपर प्रेशर है एट टेम्परेचर T1, P2 हमारे पास है वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर T2, R जो है ये गैस कांस्टेंट है यानी गैस नियतांक है जिसका मान 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल होता है। डेल्टा H जो है यह है लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन है। डेल्टा H हुआ लेटेंट हीट ऑफ इवापोरेशन यानी वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा। तो इस फॉर्मूले से हम यहां पर दो अलग अलग ताप पर वाष्प दाब का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो टेम्परेचर बढ़ेगा, इवेपोरेशन बढ़ेगा, इवेपोरेशन बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। अगर दो अलग अलग ताप होंगे तो वहां पर वेपर प्रेशर भी अलग अलग ही हमें मिलेगा। और अगर मुझे लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन यानी वाष्पन की गुप्त ऊष्मा या वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा पता है तो मैं यहां से इस फॉर्मूले से दूसरे ताप पर कितना वाष्प दाब आएगा उसको फाइंड आउट कर सकता हूं। चौथा कारक जो हमारे पास है जो वाष्प दाब को प्रभावित करता है वह है एडिशन ऑफ सॉल्यूट यानी विलय का मिलना या विलयन में विलय को मिलाना। तो विलय मिलाने पर वाष्प दाब बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। देखिए यहां पे हमें समझना है कि ये जो सॉल्यूट है यह दो प्रकार का हो सकता है। एक है हमारे पास वोलेटाइल सॉल्यूट यानी वाष्पशील विलय, और दूसरा है हमारे पास नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यानी अवाष्पशील विलय। जैसे हमने इथेनॉल को वाटर में मिलाया तो हमें पता है कि जो पानी है वो वाष्पशील है और इथेनॉल क्योंकि द्रव है तो वह भी वाष्पशील होता है। तो यहां पर इथेनॉल एक वोलेटाइल सॉल्यूट है जिसको हम H2O में मिला रहे हैं। लेकिन अगर इसी पानी में हम ग्लूकोज को मिलाएं तो ग्लूकोज का जो विलयन होगा इसमें ग्लूकोज एक अवाष्पशील विलय होगा यानी एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की तरह बिहेव करेगा। तो अगर हम कभी वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे तो विलयन का वाष्प दाब बढ़ता है, लेकिन अगर हम अवाष्पशील विलय मिलाएंगे तो विलयन का वाष्प दाब कम हो जाता है। So addition of non-volatile solute to solution decreases the vapor pressure। और किसके कंपैरिजन में? जब हम यहां पर किसी प्योर सॉल्वेंट की बात करेंगे यानी एक शुद्ध विलायक की बात
करेंगे। इस वाले केस में अगर हम देखें कि ये हमारे पास एक सरफेस है जिसमें हमारे पास यहां पर वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है जो एक वाष्पशील कण है। इसी तरीके से यहां पर अगर हम अवाष्पशील विलयन देख रहे हैं तो यहां पर भी वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है जो वाष्पशील है। और इन वाष्पशील में हमने यहां पर इथाइल अल्कोहल भी हमारे साथ में होगा, ETOH। जबकि अगर इधर हम देखें तो यहां पे हमारे पास ग्लूकोज है, हम इसको G से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अब दोनों में फर्क क्या होगा? पहले वाले केस में यानी जहां पे वोलेटाइल हम ले रहे हैं वहां पे सरफेस एरिया तो उतना ही है, लेकिन उसमें वाष्पित होने वाले कणों की संख्या अधिक है। तो यहां पर जो वाष्पित कण है वह अधिक है। यहां पर ग्लूकोज कैसा है? अवाष्पशील है। तो ग्लूकोज के अवाष्पशील होने की वजह से जो वाष्पशील कण होंगे उनकी संख्या में कमी होगी। और अगर अवाष्पशील कण अधिक हुए या अवाष्पशील कण यानी वोलेटाइल पार्टिकल्स कम हो जाएंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इसलिए अगर हम कभी भी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसी विलयन में मिलाएंगे तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है। इसको हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि अगर किसी T ताप पर जो शुद्ध विलायक है इसका वाष्प दाब P0 है और इसी T ताप पर जो विलयन है उसका वाष्प दाब PS है। और अगर हम अवाष्पशील विलय यहां पर मिलाएंगे, अवाष्पशील विलय यानी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करने पर, विलय मिलाने पर जो P0 है ये बढ़ जाएगा एज कंपेयर टू PS के। तो P0 इज ग्रेटर देन PS। इसका मतलब अगर हम कभी भी अवाष्पशील विलय मिलाएंगे तो यहां पर विलयन का वेपर प्रेशर कम होगा। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, कितना कम हो जाएगा? P0 माइनस PS। इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा P। तो डेल्टा P हमारे पास आएगा P0 माइनस PS। और इसको हम कहते हैं, जहां पर डेल्टा P हुआ वाष्प दाब में अवनमन, वाष्प दाब में अवनमन, दैट इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, lowering of vapor pressure. So addition of non-volatile solute tends to decrease or lower the vapor pressure of the solution. विलयन का वेपर प्रेशर क्या होगा? यहां पर कम हो जाएगा। अब अगर इसी अवनमन को हम विलायक के संदर्भ में लेंगे तो उसी को कहा जाएगा आपेक्षिक अवनमन। तो अगर हम यहां पर इसको लिख दें, डेल्टा P अपॉन P0 दैट इज P0 माइनस PS अपॉन P0।
तो ये हो जाएगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, यानी वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। तो हम यहां पर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को फाइंड आउट कर सकते हैं। और जो वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन है, यह विलयन में उपस्थित विलय की मात्रा के समानुपाती होता है। ये पॉइंट और हम ध्यान यहां पे रख सकते हैं दैट RLVP रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, इसको मैं से लिख लेते हैं शॉर्ट फॉर्म में, विलयन में उपस्थित विलय, और विलय भी कौन सा, अवाष्पशील, ध्यान रखिएगा, अवाष्पशील यानी नॉन वोलेटाइल की मात्रा के समानुपाती होता है। अब हम यहां पर रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट की मात्रा के किस प्रकार समझ सकते हैं, उसके रेस्पेक्ट में हम पढ़ेंगे राउल्ट का नियम। तो नेक्स्ट है हमारे पास में राउल्ट का नियम, दैट इज राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स राउल्ट का नियम। देखिए राउल्ट का नियम यहां पर विलयन का वाष्प दाब निकालने के लिए काम आता है। तो अगर हम पहले यहां पर नियम की बात करें तो नियम क्या कहता है, किसी दिए हुए ताप पर विलयन के किसी घटक का आंशिक वाष्प दाब P लिख लेते हैं, इसके मोल प्रभाज काय तथा शुद्ध अवस्था में इस घटक के वाष्प दाब P0 के गुणनफल के बराबर होता है। है तो हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू P0 इंटू मोल फ्रैक्शन। अब अगर हम इसको इंग्लिश में समझे तो हम क्या लिख सकते हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर at constant
temperature partial vapor pressure of a component in a solution is equal to the product of its mole fraction and vapor pressure in pure, that is P naught. So P is equal to mole fraction into P naught. बट अगर हम यहां पर किसी शुद्ध विलायक की बात करें तो उसका जो शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है वो तो हमेशा कांस्टेंट ही होने वाला है। तो वो हम लिख सकते हैं किसी शुद्ध विलायक के लिए दिस P इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, यानी जो प्रेशर होगा वो मोल फ्रैक्शन के, यानी किसी भी शुद्ध विलायक या किसी भी शुद्ध घटक का अगर हम आंशिक वाष्प दाब निकालते हैं तो वह उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। तो यह है राउल्ट का नियम। अब इस राउल्ट के नियम को हम वाष्पशील विलय और अवाष्पशील विलय दोनों के लिए यूज करेंगे और देखते हैं कि किस प्रकार की रिलेशनशिप हमें यहां पर मिलती है। तो राउल्ट के नियम के अनुसार फिर से एक बार समझ लीजिए, किसी भी घटक का जो आंशिक वाष्प दाब होगा वो उसके मोल प्रभाज तथा शुद्ध अवस्था में जो इस घटक का वाष्प दाब है उसके गुणनफल के बराबर होता है। एट कांस्टेंट टेम्परेचर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ अ कंपोनेंट in a solution is equal to the product of its mole fraction and vapor pressure in pure state। और अगर हमारे पास कोई भी घटक प्योर स्टेट में होगा तो वहां पर P नॉट का मान कांस्टेंट है, तो हम लिख सकते हैं that the partial vapor pressure is directly proportional to mole fraction of component, यानी किसी विलयन में घटक का आंशिक वाष्प दाब उसके मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। अब इसको हम समझते हैं यहां पर वाष्पशील और अवाष्पशील सॉल्यूट के रेस्पेक्ट में। तो पहला हम ले रहे हैं वोलेटाइल तो अगर हमारे पास वोलेटाइल सॉल्यूट है इसको हम B मान लेते हैं और जो सॉल्वेंट है प्लस वोलेटाइल सॉल्वेंट इसको हम मान लेते हैं A। तो हमारे पास सॉल्यूशन के दोनों कंपोनेंट कैसे हैं, वोलेटाइल है यानी वाष्पशील है। तो राउल्ट के नियम के अनुसार अगर मैं A का आंशिक दाब निकालूंगा तो वो हो जाएगा शुद्ध अवस्था में A का वाष्प दाब इनटू मोल फ्रैक्शन ऑफ A। इसी तरीके से अगर हम PB निकालते हैं तो ये हो जाएगा P नॉट B मोल फ्रैक्शन ऑफ B। अब क्योंकि हम इन दोनों को मिलाकर एक विलयन प्रिपेयर कर रहे हैं तो हम P टोटल यहां पे लिख सकते हैं, P टोटल या इसको PS मान लेते हैं, दैट इज इक्वल टू
PA प्लस PB। तो PS यहां पे हो जाएगा P0A मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस P0B मोल फ्रैक्शन ऑफ B। PS is equal to P0A मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस P0B मोल फ्रैक्शन ऑफ B। हमें यह भी पता है कि दो मोल प्रभाज का जो योग होता है वो 1 होता है। तो यहां से मैं मोल फ्रैक्शन A को 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ B भी लिख सकता हूं। तो यहां पे मेरे पास रिलेशनशिप आ जाएगी PS इज इक्वल टू P0A 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ B प्लस P0B मोल फ्रैक्शन ऑफ B, या P0A माइनस P0A मोल फ्रैक्शन ऑफ B प्लस P0B मोल फ्रैक्शन ऑफ B। या इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करें तो हम P0A और यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ B को कॉमन ले लें, मोल फ्रैक्शन ऑफ B इंटू P0A माइनस P0 ऑफ B। तो इस तरीके से भी हम यहां पर इसको इक्वेशन को लिख सकते हैं, या इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लें तो P0A प्लस P0B माइनस P0 ऑफ। तो अगर हम किसी वाष्पशील विलायक में कोई वाष्पशील विलय मिलाएंगे तो जो राउल्ट का नियम आएगा वो इस प्रकार से हमारे पास में आता है। एग्जाम्पल एक समझ लेते हैं। जैसे हमें कहा गया कि हमारे पास एक कंपोनेंट A है और B है और इन दोनों को मिलाकर हमने एक विलयन तैयार किया है, और ये जो A और B है ये दोनों कैसे हैं? दोनों वाष्पशील हैं, बोथ वोलेटाइल। A का हमने यहां पर 2 मोल लिया है और B के हमने 3 मोल यहां पर मिलाए हैं। हमें यह भी दिया हुआ है कि शुद्ध अवस्था में यानी P0 जो A का है वो हमारे पास में 120 टॉर है, और यहां पर जो B है उसका हमारे पास में 100 टॉर शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है। हमें बताना है कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना होगा। सॉल्यूशन वेपर प्रेशर जिसको हम लिख रहे हैं PS, ये यहां पर कितना हो सकता है ये मुझे फाइंड आउट करना है। तो यहां पर हम राउल्ट्स का नियम लगा देंगे। PS इज इक्वल टू P0A मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस P0B मोल फ्रैक्शन ऑफ B। तो यहां पर PS हो गया P0A मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस P0B मोल फ्रैक्शन ऑफ B, और P0A कितना दिया हुआ है मुझे 120। मोल फ्रैक्शन ऑफ A कैसे निकल जाएगा? इंडिविजुअल मोल कितने हैं? 2, टोटल मोल कितने हैं मेरे पास में? 5, प्लस ये हो जाएगा 100 इंटू 3/5। तो अगर हम यहां पर इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास हो जाएगा 24 इंटू 2 48 प्लस 20 इंटू 3 60। तो ये मेरे पास हो जाएगा 108 टॉर।
तो इस तरीके से हम यहां पर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी में आपसे एक दूसरे तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जिसमें वो आपसे शुद्ध अवस्था में वेपर प्रेशर भी निकलवा सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन को समझते हैं। हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, हमारे पास A और B है। जब हमने 2 मोल ऑफ A को 3 मोल ऑफ B के साथ में मिलाया, तो यहां पर जो सॉल्यूशन है इसका वेपर प्रेशर मुझे मिला 500 mm ऑफ मरकरी। इसी विलयन में 1 मोल A मिलाने पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हो गया 550 mm ऑफ मरकरी। तो हमें कहा गया है A तथा B का P0 कितना होगा। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। हमारे पास में 2 कंपोनेंट हैं A और B, दोनों वाष्पशील हैं। ठीक है, दोनों वोलेटाइल है, तो ये भी वोलेटाइल और ये वाला भी वोलेटाइल। तो A प्लस B को जब हम मिला रहे हैं तो यहां पर हमें PS मिल रहा है, यानी वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन मिल रहा है। जब मैं 2 मोल्स ऑफ A को 3 मोल्स ऑफ B के साथ में मिलाता हूं तो मुझे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर यानी विलयन का कुल वाष्प दाब मिला 500 mm ऑफ मरकरी। अगर इसी विलयन में हम 1 मोल A मिलाते हैं तो विलयन का वाष्प दाब 550 mm ऑफ मरकरी हो जाता है। A तथा B का P0 कितना होगा, यह हमें यहां पर फाइंड आउट करना है। तो हम यहां पर हमारे पास में 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, इसको मैं इस तरीके से सॉल्व कर सकता हूं। मुझे पता है PS हो जाएगा P0A मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस P0B मोल फ्रैक्शन ऑफ B। तो इक्वेशन 1 मेरे पास क्या हुआ, प्रेशर कितना है 500, P0 कितना है A, ये मुझे नहीं पता है, मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 2/5। देखिए यहां पे 2 मोल है और 3 को हमने मिलाया है, तो कुल मोल कितने हो गए 5, प्लस P0B मोल फ्रैक्शन ऑफ B कितना हो जाएगा 3/5। तो ये हमारे पास एक बनी इक्वेशन नंबर 1। इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अगर इस पूरी इक्वेशन को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये मेरे पास आ जाएगा यहां पर 2500 इज इक्वल टू ट्वाइस P0A प्लस 3 P0B। इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। दूसरी इक्वेशन मेरे पास है कि अब वेपर प्रेशर कितना हो गया, अब हो गया 550। कब हुआ ये 550, जब हमने A का 1 मोल इसमें मिला दिया। तो 1 मोल मिलाने पर A के जो मोलों की संख्या है वो बढ़ गई, वो अब कितनी हो जाएगी 3। और क्योंकि A के मोलों की संख्या बढ़ी इसलिए कुल मोल भी बढ़ जाएंगे, तो कुल मोल यहां पे कितने आ गए 6। तो P0A 3/6 प्लस P0B। अब ध्यान दीजिएगा दूसरे वाले केस में
हमने B के मोलों के साथ कोई भी परिवर्तन नहीं किया है, तो B के मोल तो 3 ही रहेंगे, लेकिन कुल मोलों की संख्या हो जाएगी 6। ठीक, तो ये मेरे पास आ जाएगा यहां पर P नॉट A 1/2 प्लस P नॉट B 1/2, ये हो जाएगा 550। इसको भी सिंप्लीफाई कर लीजिए, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये मेरे पास हो जाएगा यहां पर 1100 इज इक्वल टू P नॉट A प्लस P नॉट B। सॉल्व करने के लिए इसको 2 से और मल्टीप्लाई कर लीजिए बेटा, तो आपके पास ये इक्वेशन हो जाएगी यहां पे 2200 इज इक्वल टू 2P नॉट A प्लस 2P नॉट B। इनको जब हम सॉल्व करेंगे, माइनस 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 कर दीजिए, माइनस माइनस माइनस, तो इनको जब हम डिफरेंस करेंगे तो ये मेरे पास में आ जाएगा 300 इज इक्वल टू P नॉट, तो P नॉट B का मान कितना आ गया मेरे पास में 300, और क्योंकि P नॉट B 300 है तो मैं यहां से P नॉट A का मान भी निकाल सकता हूं, तो यहां पर P नॉट A मेरे पास आ जाएगा 800। तो अगर आपके पास कभी इस तरह का कोई प्रश्न आता है तो हम यहां पर 2 इक्वेशन को यूज करके 2 वेरिएबल को फाइंड आउट कर सकते। तो ये हमने समझा राउल्स लॉ को किस केस में, जब दोनों यहां पर वाष्पशील हैं, A वाला भी और B वाला भी, इसका मतलब दोनों वेपर प्रेशर के लिए कंट्रीब्यूट करेंगे, अपना अपना योगदान देंगे। अब हम समझते हैं कि अगर हम किसी विलयन में अवाष्पशील विलय यानी नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे तो विलयन का वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब किस तरह से निकाला जाएगा। तो दूसरा है हमारे पास अवाष्पशील यानी नॉन वोलेटाइल विलय मिलाने पर। तो ये हमने अभी समझा है कि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे, देखिए एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या करेगा, डिक्रीजेज वीपी ऑफ सॉल्यूशन, विलयन के वाष्प दाब को कम कर देगा, और कितना कम करेगा उसे हम क्या कहेंगे, लोवरिंग इन वेपर प्रेशर यानी वाष्प दाब में अवनमन, जिसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा P, जो किसके बराबर होगा, P नॉट माइनस PS के। अगर हम इसको P नॉट के रेस्पेक्ट में लेंगे तो इसी को हम लिख देंगे रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर, दैट इज इक्वल टू P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट यानी डेल्टा P अपॉन P नॉट। यहां पर जो P नॉट है यह विलायक का शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब है, तो P नॉट क्या हुआ, VP ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट, इन प्योर स्टेट, जबकि PS क्या हो गया, यह हो गया वाष्प दाब किसका, विलयन का, सो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो
अगर हम किसी अवाष्पशील विलय को विलयन में मिलाते हैं, किसी वाष्पशील विलायक में घोलते हैं, तो उसके लिए जो राउल्ट लॉ है वो किस प्रकार से होगा? राउल्ट लॉ हम लिख सकते हैं विलयन के दाब में आपेक्षिक अवनमन विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो ये हुआ राउल्ट्स लॉ। कब? जब हम एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को एक वोलेटाइल सॉल्वेंट में डिसॉल्व करेंगे और एक सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। सो वी कैन राइट इन इंग्लिश दैट द relative lowering in vapor pressure of a solution is equal to the mole fraction of non-volatile solute. Non-volatile. So this is the Raoult's law for the solution where non-volatile solute is present. तो ये हो गया हमारे पास में राउल्ट्स लॉ। तो मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो मैथमेटिकली हम यहां पर लिख सकते हैं दैट P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और सॉल्यूट कैसा है? जो नॉन वोलेटाइल है, अवाष्पशील है। अब अगर हमें यहां पर सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो वो होगा N ऑफ सॉल्यूट अपॉन N ऑफ सॉल्यूट प्लस N ऑफ सॉल्वेंट, जहां पर N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स। अगर हमारे पास बहुत ही डाइल्यूट सॉल्यूशन है, फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, तो जो विलय होगा उसके मोल विलयन के मोल से बहुत कम होंगे, तो इसलिए हमें उनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सो इट कैन बी नेग्लेक्टेड। और अगर मैं इसको नेग्लेक्ट कर दूं तो मेरे पास P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट इज इक्वल टू N ऑफ सॉल्यूट अपॉन N ऑफ सॉल्वेंट। तो मेरे पास में जो आपेक्षिक अवनमन होगा वो सॉल्यूट और सॉल्वेंट की मोलों की संख्या का जो अनुपात होगा उसके बराबर आएगा। और N ऑफ सॉल्यूट को मैं क्या लिख सकता हूं? मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। और N ऑफ सॉल्वेंट को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो किसी भी अननोन सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हम रिलेटिव लोवरिंग इन वेपर प्रेशर को यूज कर सकते हैं। अब अगर हम PS क्लेस को लिखें तो PS कितना हो जाएगा? P नॉट ऑफ सॉल्वेंट इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्यूट तो नॉन वोलेटाइल है तो सॉल्यूट यहां पर प्रेशर के लिए कंट्रीब्यूट
नहीं करेगा। और इसको मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूं, PS इज इक्वल टू P नॉट ऑफ सॉल्वेंट इंटू 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ, भाई ये भी हम लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है सॉल्वेंट और सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन का जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, 1 के इक्वल होता है। तो इस तरीके से नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट और वोलेटाइल सॉल्यूट दोनों के रिस्पेक्ट में हमने राउल्ट्स लॉ को पढ़ा, उसको समझा, और हम यहाँ पर आपेक्षिक अवनमन का मान ज्ञात कर सकते हैं, जो अवनमन हुआ वाष्प दाब में उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने राउल्ट्स के नियम को समझा, जो वोलेटाइल सॉल्यूट और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। और दोनों केस में हमने यह भी समझा कि किस प्रकार से हम यहाँ पर सॉल्यूट का मास या विलयन का वाष्प दाब ज्ञात कर सकते हैं। आने वाली क्लासेस में हम आइडियल सॉल्यूशन यानी आदर्श विलयन के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, हैव अ नाइस डे।